लड़के माता पिता के आंखों के तारे होते हैं तो लड़कियां सितारे होती हैं। और जब एक लड़की अपने कंधे पर सितारे लगाकर परेड करती है तो उनके पिताजी घंटों अपनी बिटिया रानी को धूप में बैठकर निहारते रहते हैं। उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू छलछलाते रहते हैं। हमारे साथ शिल्पी राजपूत जी हैं जो अब दरोगा बन चुकी हैं और प्रॉपर दरोगा वाला एटीट्यूड उनमें अभी तक नहीं आया है और उम्मीद है कभी नहीं आएगा। तो शिल्पी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दरोगा बनने की फिर से। धन्यवाद। और हम इस वक्त स्वामी ब्रह्मानंद नगर राठ में, पीछे स्वामी जी का आशीर्वाद भी हम सबको मिल रहा है। तो शिल्पी जी से बहुत सारी ढेर सारी बातचीत हमें करनी है, बहुत कुछ इनसे जानना है ताकि क्षेत्र की और जो बेटियां हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकें, जान सकें। तो शिल्पी जी, मुझे लगता है आप गांव से ही बिलोंग करती हैं। हाँ। तो आपको घास में बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी और तकलीफ होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। चलते हैं, चलते चलते बैठते हैं, बैठ के आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। सबसे पहले यही बताइएगा, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ और जो लड़कियां आपको दिख रही हैं उनको क्या सुझाव है आपका? सिलेक्शन की प्रोसेस तो नोटिफिकेशन जब आया तो फॉर्म हम लोगों ने फिलअप किया। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए जो उसमें मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे जनरल नॉलेज हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ्स, इस पे फोकस करना था सारा। तो मेरा सेल्फ से ही ज़्यादा रहा है। मैंने मतलब जो मेरा इलाहाबाद में मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे थी तो बुक्स वगैरह सारा इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, तो वहीं से सारी बुक्स परचेज़ की। उसके रिगार्डिंग जो भी लगनी थी मैथ्स को लेके तो सारा मैंने सेल्फ से ही स्टार्ट किया था। फिर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में अपीयर हुई, भगवान की वजह से सारी चीज़ें अच्छी से हुई। और फिर उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। दैन उसके बाद इसमें फिर रनिंग रहती है, तो हम लोगों का 2400 मीटर की रनिंग थी। रनिंग क्वालिफाई हुई, फाइनली सेलेक्ट हुई। फिर उसके बाद फिर जो मेन फेज़ आता है 1 साल और ट्रेनिंग का, तो फिर वो स्टार्ट हुआ हमारा। हम लोगों को पीटीएस मेरठ हम लोगों का अलॉट हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग पहले 12 मार्च को हमारा स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च हम लोगों का आमद का दिन था। वहाँ पर पहुँचे, फिर वहाँ से पूरा 1 साल की पूरी हमारी ट्रेनिंग हुई, जिसमें 16 मार्च को अभी इसी वाली तो हम लोगों का पास आउट यानी पीओपी ख़त्म हुई। बिल्कुल। तो जो शिल्पी जी हैं, शिल्पी जी के भाई हैं जिन्होंने इन्हें रनिंग कराई है और वो अभी बैकग्राउंड में घूमते नजर आएंगे। और वो इनके माता पिता, इनके भाई वो पिलर हैं जिन पर ये मजबूती से खड़ी रही हैं और उनके विश्वास को जीत कर इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जो आपको दिख रहा है, इनके चेहरे की चमक बता रही है कि जो संघर्ष है और जो पसीना इन्होंने बहाया, जो मेहनत करी है, वो आज रंग ला रहा है। शिल्पी जी, सबसे पहले बात करते हैं, आपने अपनी पढ़ाई की बात कर दी और आपने साथ में ये जोड़ा था कि सेल्फ स्टडी, आपने पहले भी मुझे बताया था कि आपने फोकस सेल्फ स्टडी पर किया है। हाँ, सेल्फ स्टडी मस्ट है। आपको अगर लगता है कि आपका थोड़ा बहुत कोई चीज़ वीक है, आप इंडिविजुअली उसकी कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस भी मस्ट है। बट मेरा ये था कि मुझे गाइडेंस की उतनी प्रॉपर ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता था मेरे सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, मेरे लिए इनफ है। तो मैंने अपना सारा चीज़ें जो है सेल्फ स्टडी, और इस टाइम पे तो जैसे आपको पता ही है ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी गाइडेंस टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों का ये एग्ज़ाम का उस टाइम, उससे जस्ट पहले कोविड जैसे चल रहा था, लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मोस्टली सभी लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। तो ऑनलाइन भी बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी बड़ी सिटी में प्रिपरेशन के लिए, आप घर पे रह के भी काफ़ी सारी यूट्यूब पे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको इस प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उस पे जाके विजिट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए जो आपको हेल्पफुल रहेगी, तो आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि कोचिंग कहीं जाना है या इलाहाबाद जाके पढ़ना है या दिल्ली जाके पढ़ना है। हाँ, आप घर पे रह के भी ऑनलाइन मीडियम से आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। अब शिल्पी जी से कुछ और बातें करें उससे पहले हम ये कहेंगे कि जो लड़के होते हैं, लड़कों को हीरा कहा जाता है, तो जो उसमें सबसे खूबसूरत हीरा कोहिनूर होता है वो लड़कियां होती हैं। और उम्मीद है शिल्पी जी जिस तरीके से यहाँ से अपने जालौन क्षेत्र से, गांव से निकल कर आई हैं, दरोगा बनी है, हमारे क्षेत्र की और बेटियां भी इनसे उत्साहवर्धन लेंगी, इनसे गाइडेंस लेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो शिल्पी जी, आपने जैसे आपने बताया कि एक फेज़ पहले होता है कि आपने एंट्रेंस दिया, उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाया, उसके बाद ट्रेनिंग जो आपकी हुई है, तो पहले मैं चाहूँगा जो आपके CUG नंबर होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है नंबर। इसमें क्या हम क्या लोगों मेंशन का होता है। PNO जो भी पुलिस विभाग में जाता है, सबको एक PNO नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उसमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स रहते हैं वो आपने किस आपका जो आपका एनरोल किया है, जो आपकी भर्ती हुई है, वो उसके 2 डिजिट्स जो होते हैं। जैसे मेरा 23 से स्टार्ट है, आपको विजिबल होगा, तो जो मेरा भर्ती का जो पीरियड माना जाएगा वो 23 यानी 2023 से मेरा स्टार्ट हुआ है। उसके नेक्स्ट जो 3 वर्ड्स रहते हैं, डिजिट्स रहती हैं,
तो वो रहती हैं हमारा जो सेंटर कोड, जैसे हमारा PTS मेरठ था तो 1 2 3 वहाँ का कोड था, तो वो है। बाकी जो नंबर रहता है वो पर जो कैडेट्स वहाँ पे जाता है, जो प्रशिक्षु वहाँ पे जाता है, उसके लिए अलॉट होता है। बिल्कुल, तो CUG मोबाइल नंबर होता है, ये PNO नंबर होता है, और PNO नंबर हमें पता नहीं था, हमें शिल्पी जी से ही पता लगा है, तो उसके लिए भी थैंक यू आपका। अच्छा, वर्दी के क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं? वर्दी मेनली वर्दी का यही रहता है, आप नीट क्लीन आपको वर्दी पहननी रहती है। स्टार्स का भी इसमें, जैसे हम लोगों को जो कहते हैं कि दरोगा की शान रहती है स्टार्स, तो उसमें भी रूल्स रहते हैं कि आपको किस तरीके से उसको वियर करना है। जैसे अभी प्रेजेंट में मैं पहनी हुई हूँ, तो उसका जो 3 उसके वो रहते हैं कोने, वो हमारे शोल्डर के अंदर की तरफ रहते हैं, 2 बाहर की तरफ रहते हैं। तो ये जब आप ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे तो वहाँ आपके जो उस्ताद होंगे जो आपको गाइड करेंगे, वो सारा आपको बताएंगे आपको प्रॉपर वर्दी कैसे पहननी है, कैप कैसे लगानी है, वर्दी में क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा कुछ वहाँ पे आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। आपको पब्लिक के सामने कैसे आपको वर्दी के साथ रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, सारा कुछ वो आपको वहाँ पे बताएंगे। आपके वहाँ पे मेंटर रहेंगे, वो आपको बताएंगे। जब ट्रेनिंग सेंटर आप पहुंची और जो और लड़कियां हैं, जैसे आपने बताया कि आप पहली बैच की हैं जिन्हें ट्रेनिंग सेंटर में ही पेमेंट जो है सैलरी आ रही है, हाँ। और जिससे आपकी थकान भी जो है वो दूर हो जाती थी, तो क्या क्या आपने वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में सीखा है, और जो और लड़कियाँ जाती हैं वो क्या क्या तैयारी पहले से करके जाएं ताकि मेंटली वो प्रिपेयर रहें? जैसे क्या होता है कि हम लोग का जब सिलेक्शन होता है, हमको लगता है कि हाँ चलो अब सिलेक्शन हो गया, हम लोग बन गए दरोगा, लेकिन ये नहीं है। मेन जो फेज़ है, मैं तो कहती हूँ कि आप जब ये कर लेंगे आपको डर लगेगा, इसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा डर तब लगेगा जब आप एंटर करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कह सकते हैं एक फेज़ पार करके आई, फिर आपको दूसरा जो है फेज़ वो पार करना है। फिर आपको ये डर रहेगा कि अच्छा पहला हो गया, अगर मैं सेकंड में जा रही हूँ तो मेरे जितने रिलेटिव्स हैं सबको तो यही है कि हाँ दरोगा हो गई है, लेकिन या दरोगा हो गए हम। लेकिन जो सेकेंड स्टेज होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है। तो मेरा ये मानना है, जैसे मैं गई थी तो मेरी थोड़ी कमियां रही थी, मैं वही चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां जाएं, लड़कों का तो मोस्टली फिजिकल थोड़ा सा अच्छा रहता है कंपेरेटिवली गर्ल्स के, तो मेरा यही मानना है जैसे उसमें कुछ हम लोगों के जो कुछ इवेंट्स रहते हैं वो पहले से ही आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाएं, तो वहाँ पे आपको जो मेंटली जो प्रेशर रहेगा वो थोड़ा सा उसमें आप ईज़ फील करेंगी। तो जैसे हम लोगों का वहाँ पे अभी मोस्टली जो गर्ल्स प्रिपेयर करती हैं वो 2.5 किलोमीटर की रनिंग के लिए प्रिपेयर करती हैं, बहुत ज़्यादा वो 5 किलोमीटर्स की प्रिपेयर करें, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को वहाँ पे 100 मीटर करनी रहती है, तो उसकी टाइमिंग होती है। जैसे 100 मीटर हम लोग का 16 सेकेंड्स के अंदर करना रहता है, 16 मीटर का भी रहता है। तो ये आपको हल्का सा आपके उसमें रूटीन में अगर आप इंक्लूड कर सकें, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा, आप इंक्लूड कर सकती हैं तो पहले से, क्योंकि उसमें बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं। बॉल थ्रो रहता है, गर्ल्स के लिए एक मानक रहता है कि एटलीस्ट आपको 20 से 25 मीटर बॉल थ्रो आनी ही चाहिए। बीम जो कि मोस्टली बॉयज़ को ज़्यादा अच्छे से आता है, तो गर्ल्स को भी बीम करनी पड़ती हैं, एटलीस्ट आपको 5 बीम वहाँ पे मिनिमम करनी ही करनी है। रस्सा होता है वहाँ पे, मंकी रोप कराई जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई पुलिस लाइन है या कुछ ऐसी फिज़िकल स्पोर्ट्स वाली कोई चीज़ है, तो थोड़ा बहुत आपको जाके वहाँ पे सीखना चाहिए। अगर आप पहले सीख रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प रहेगी ट्रेनिंग में, बहुत थोड़ा सा मतलब कहते हैं सहजता जो रहती है वो महसूस होगी कि हाँ अब अगर आप 80% भी यहाँ सीख जाएँ तो वहाँ 20% जब आपका रह जाएगा वो आपके उस्ताद आपको सिखा देंगे। तो मेरा यही है कि पहले से जो उसमें जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं वो भी आप प्रिपेयर करके जाएँ, तो ज़्यादा आपको आसानी होगी वहाँ पे करने में। आपने ये बताया था कुछ लड़कियाँ ओवरवेट होती हैं, हाँ, कुछ अंडरवेट होती हैं, तो लोग ताने दे दे के उन्हें ये सुना देंगे आपका तो पुलिस में हो ही नहीं सकता हाँ, है। मेरे भी बैच में काफ़ी सारी लड़कियां जो आई थी वो मुझे मतलब ऐसे अपीयरेंस वाइज, क्योंकि ओवरवेट तो ली नहीं जाती है, एक मानक रखा जाता है वेट का, उतना आपका वेट होना चाहिए, लेकिन अपीयरेंस वाइज लोग पहले से ही जज करके बोल देते हैं कि ये तो बहुत पतली है, ये फिजिकल नहीं कर पाएगी, रनिंग नहीं कर पाएगी। बट मैंने ट्रेनिंग सेंटर पे हर तरीके की लड़की को देखा है, मैंने खुद से कि बहुत मतलब देखने में वो बहुत हेल्दी लग रही है, लगता है कि ये 2.5 किलोमीटर तो क्या 1 किलोमीटर दौड़ ले बहुत, लेकिन वहाँ पे सारी लड़कियाँ बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई अगर आपको ताना दे रहा है कि आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से आप ये कर नहीं पाएंगे, तो ये गलत है। आप अगर खुद से सोच के करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। फिर वो आपका पतला होना, मोटा होना, किसी भी मायने में कहीं पे भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पीछे अम्मा घास काट रही हैं बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, उसी तरीके से जो लोगों के ताने होते हैं उन्हें भी आप इग्नोर करते रहिएगा। बगल में शिल्पी राजपूत जी के फूफा जी बैठे हैं, जब से इनका सिलेक्शन हुआ है उससे पहले से ही शिल्पी राजपूत जी की चर्चाएँ करते थे, और जब से सिलेक्शन हुआ है तब से खुशी से फूले नहीं समा रहे। अक्सर बुंदेलखंड चर्चा होती है
कि लड़की हो या लड़का हो, उनके फूफा जो है शादी में बहुत रेसाने रहते हैं। लेकिन जो शिल्पी राजपूत जी के फूफा जी हैं, शुरुआत से मुस्कुराते रहे हैं। और यहाँ पर भी हम स्वामी जी के महाविद्यालय के परिसर में बैठे हैं। शिल्पी राजपूत जी से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें छूट ही जाएंगी, तो शिल्पी जी कुछ जो लगा करे, जो कुछ सवाल हों, ओपन एंडेड सवाल रहेंगे, तो मैं चाहूँगा जितना विस्तार से आप बता सके उतने विस्तार से आप बताते रहे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि क्या होता है कि आप 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है, सब बोलेंगे आपको बहुत हार्ड रहता है, और रहता भी है, ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं रहता है सारे। तो जब आप जाएंगे वहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर तरीके की फीलिंग मिलेगी। आप कुछ टाइम के लिए बहुत परेशान रहेंगी, कुछ टाइम के लिए आप बहुत खुश होंगी, कुछ टाइम आपको लगेगा यार ये बीच में छोड़ के मुझे चले जाना चाहिए, मैं क्यों इस फील्ड में आ गई। तो हर टाइप की आपको फीलिंग रहेगी। लेकिन जब आपका कहते हैं ना लास्ट दिन रहेगा, आप वहाँ से कहते हैं, हम लोगों को भी स्टार्टिंग से बोला जाता था कि गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। तो हम लोगों से जब काम लिया जाता तो हम लोग थे क्या गोल्डन पीरियड है यार, हम लोगों को इतना काम करवा रहे हैं, इसमें गोल्डन क्या है। लेकिन जिस दिन हम लोग वहाँ से निकल रहे थे ना, तो 1 साल हम जब इतनी सारी लड़कियों के साथ रह रहे हैं, वो एक तरीके से टीम भावना जो बन जाती है कि अभी यहाँ पे कुछ लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, कुछ लोग अकेले रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक टीम भावना विकसित हो जाती है। क्योंकि वहाँ आपको देखने के लिए आपके परिवार वाले रहेंगे नहीं, आपके साथ जो आपकी कैडेट्स रहेंगी, साथ की जो लड़कियाँ रहेंगी, वही आपको देखेंगी। तो उसमें जो भावना रहती है वो आपके अच्छे से डेवलप हो जाती है, और आपको वहाँ पे एक दूसरे की मदद करके रहना पड़ता है। तो जब आप लास्ट में आएंगे वहाँ से, जब आपकी पूरी 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो फिर आप उनसे जब बिछड़ोगे ना आप, तो बहुत बुरा लगता है कि अरे हाँ, अब 1 साल से हम जिनके साथ रह रहे थे, फिर अब सबकी पोस्टिंग अलग अलग होती है। जैसे हमारी भी साथ की जो थी उनकी अलग हुई है, कुछ लोगों की कहीं हुई है, जैसे मेरी महोबा हुई है, बाकी लोगों की बागपत, हर ज़िले में गई हैं, जितने भी यूपी के ज़िले हैं सब वहाँ गई हैं। तो ओवरऑल पूरी ट्रेनिंग में आपको हर एक फेज, हर एक फीलिंग, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आप कभी ना तो प्रॉपर आप वहाँ पे हंसते ही रह सकते हैं, ना प्रॉपर आप रोते रह सकते हैं। मतलब काम होगा, लेकिन मस्ती मजाक भी लड़कियाँ ढूंढ ही लेती हैं। मतलब जो लड़की पहले दिन सेंटर पर जाती है तब भी वो रोती है, हाँ, जब आती है तब भी रोती है। बस डिफरेंस रहता है, पहले घर वालों को छोड़ने का गम रहता है और फिर साथ वालों को छोड़ने का गम रहता है। अच्छा, जो आपकी बैचमेट रही हैं, उनमें कोई ऐसा रहा हो, जैसे कभी कभी जैसे आपने बताया ऐसे फेजेस आते, कभी रोना पड़ता है, तो कभी खुशियों वाले पल रहे हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो आपकी जिनकी हरकतें ऐसी कि सबको हंसाए रहते, उनका जिक्र करना चाहें आप, क्योंकि सब लोग इंटरव्यू देखेंगे आपका? हाँ, हमारे यहाँ की, जैसे बाकी में सारे अलग अलग जिलों की थी, उसमें से कुछ मेरी फ्रेंड्स जो थी वो अलग, उसमें एक ज्योति थी, ज्योति कौशिक, एक नेहा विश्वकर्मा करके है, मेरी फ्रेंड ही है, जालौन की थी, एक ललितपुर की थी ज्योति। तो उसके हमारे उसमें गाइड में ही थी, जो हमारे 3 गाइड रहते हैं, जो हमारे जहाँ से आप जाएंगे टोली बनती है, तो उसमें गाइड का काम करती थी वो। तो उसका हमेशा आप देख के, उसकी हाइट, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, सारे कामों में भी अच्छी थी। मोना शर्मा करके गाइड, सारे जो थे वो सारे बच्चे जो भी टोली में थे सभी बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन सबके कुछ क्वालिटियाँ होती हैं, तो उसका बचपना बहुत रहता था। हाँ, कि हर चीज़ में करना। नेहा को डिनोट किया जाता था कि हाँ, ये हर चीज़ को लेके सीरियस हो जाती है। तो ऐसे किसी ना किसी की स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ थीं, और सब एक दूसरे को परेशान करना, छेड़ना, कभी कभी अब घर की याद आती थी तो रोने लगते थे, तो सब एक पहुंच जाते थे, अरे क्यों रो रही हो, ये वो, सबको शांत कराना। मतलब आप ओवरऑल वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बढ़िया। तो वक्त होता है वो हमें बहुत सारी यादें दे जाता है, हमें बहुत सारे अजनबी ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हो जाते हैं। अच्छा, क्या क्या ट्रेनिंग सेंटर, क्या क्या सीखा है आपने, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोग यहाँ पर, जो लड़कियाँ सेलेक्ट होकर जाएंगी आगे, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिक जो आप बताना चाहें? वहाँ पर हम लोगों को 2 चीज़ें, मतलब मेनली फोकस रहता है, एक आईटी होता है, एक पीटी होता है। तो आईटी में जो है वो हम लोगों को वर्दी में वहाँ पे ड्रिल करनी रहती है, और जो पीटी में जो रहते हैं वो फिज़िकल आपके उस पर वर्क कराया जाता है, जैसे रनिंग हो गई आपकी, और उसी में रनिंग के साथ साथ बॉल थ्रो, मतलब आपका जो योगा वगैरह भी हम लोगों को कराया जाता है वहाँ पे, ताकि मेंटली भी आप थोड़ा शांत रह सकें, अपने आप को फिट रख सकें। तो उसमें पीटी कराई जाती है, उसके अलावा रनिंग कराई जाती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बॉल थ्रो, बीम, रस्सा, मतलब बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, पीटी के छोटे छोटे इवेंट्स रहते हैं, वो सारे कराए जाते हैं। उसके अलावा आईटी में मैंने आपको बताया ही, ड्रिल कराई जाती है, 2 ड्रिल्स होती हैं उसमें। मलबा ड्रिल कराई जाती है, जो जिसमें स्पेसिफिकली बताइएगा, मलबा ड्रिल होती क्या है? मलबा ड्रिल मतलब व्यवहारिक तौर पे हम लोगों को, जैसे कोई दुर्घटना हो गई कहीं पे, तो जो जनशक्ति वहाँ पे एकत्रित हो जाती है ना, और फिर उसके बाद वायलेंट हो जाती है वहाँ पे,
तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो उसमें कुछ 10 स्टेप्स रहते हैं। तो व्यवहारिक तौर पे तो वो पॉसिबल रहते नहीं है, क्योंकि चीज़ें भी बदल रही हैं, वहाँ का सिनेरियो कैसा है वो बदल रहा है। लेकिन हम लोगों को पता रहता है कि जैसे पुलिस का ये हमेशा से रहा है, ये बोला गया कि जितना आप कम से कम बल प्रयोग करके चीज़ों को हैंडल कर सकें, वो एक पुलिसिंग मतलब कहलाती है। तो हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है। जैसे उसमें अलग अलग पार्टियां हम लोगों को बताई गई हैं। पहले LIU रहती है, फिर सिविल पुलिस रहती है। तो LIU का काम रहता है कि वो लोगों के बीच में जाके ये पता करे कि समस्या को क्या है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन देती है। फिर सिविल पुलिस का काम रहता है कि वो जाके उनसे पूछोगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, समझाएगी, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। ऐसे इसमें और भी रहती हैं, घुड़सवार पुलिस रहती है। तो ऐसे करके उसमें काफ़ी सारी पार्टियाँ रहती हैं। लाठी पार्टी, मतलब स्टेज वाइज आपको उसकी थोड़ी सी डेंसिटी कह सकते हैं फोर्स की, वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वो अगर प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो जो सिनेरियो रहता है उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को वो यूज़ करना रहता है। हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत सारे गांव के जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि दरोगाओं को या पुलिस वालों को ट्रेनिंग के दौर में ही गालियां सिखा दी जाती हैं। खासतौर पर ये मिथ है कि बुंदेलखंड के लोग जो हैं गांव में अक्सर ये चर्चाएं करते हैं, आपको चौराहों पे मिल जाएंगे। तो क्या ऐसा वास्तव में होता है कि दरोगाओं को गालियां सिखाई जाएं? नहीं, मैंने पूरा 1 साल का मेरा पीरियड रहा है। हम लोगों को तो मतलब ये समझ लो गाली देना, जैसे जिनको आता था, खैर मुझे तो नहीं आता था, ना ही मैंने वहाँ किसी के मुंह से सुना। इवन अगर हम लोग में से कोई धोखे से दे भी देता है तो कह सकते हैं ना अनुशासनहीनता में आता था। तो ये कह सकते हैं भ्रांति या मिथ ही है कि वहाँ पे गालियाँ देना सिखाया जाता है। वहाँ के जो उस्ताद रहते हैं वो कभी आपको कोई भी ये गाली गलौज करना या लड़ना, मतलब जितना भी आप अनुशासन में रह सकते हैं वो चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ ऐसी दरोगा जी हैं जो अक्सर आपको मुस्कुराती हुई नज़र आएंगी, और ऐसी दरोगा जी हैं जिनकी साथी जो है अपने कांस्टेबल हैं उनको भी सर कहती हैं। और बहुत जल्द ये महोबा जो ज़िला है उसमें पोस्टिंग कोई ना कोई थाना इन्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। अच्छा, लड़कियां जो गांव में रह रही हैं, पहले भी मैंने शायद आपसे ये प्रश्न पूछा था, जिनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, बाहर जाने के लिए मना करते हैं या कुछ साल भेजते हैं उसके बाद बुला लेते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, जैसे इस विभाग को लेके स्पेशली मैं पहले तो इसी विभाग की करूँगी क्योंकि मैं इसी विभाग में आई हूँ। तो ये माना जाता है कि लड़कियों के लिए ये जॉब सही नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, बाहर जाना आना। तो मेरा तो ये मानना है, सबसे पहले तो मैं उन्हें, जो भी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, मैं तो उन्हें ये कहूँगी कि अगर आप सुरक्षा देख रहे हैं तो सुरक्षा तो आपके घर में भी नहीं है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होनी है या कुछ बुरी चीज़ें या कोई बुरे हादसे होने हैं, वो तो आपके घर के अंदर भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी लड़की बाहर जा रही तभी ये कोई हादसा हो सकता है, या इस विभाग में जा रही है तभी हो सकता है। तो मुझे ये एक तरीके से बहुत ही गलत लगता है कि आप इस बेसिस पे कि हाँ हमारी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे या इस विभाग में नहीं भेजेंगे। अब जो चीज़ें हैं, जैसे पहले ये था, पहले तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ भी रही हैं। अब अगर इस क्षेत्र की भी बात की जाए, पहले आपको किसी थाने पे शायद एक महिला मिल जाए बहुत बड़ी बात थी, और अब इस बार हमारी ही जो भर्ती उसमें 1 से 1,500 लड़कियां आपको भर्ती में आई हुई हैं, और सारे अच्छी तरह सभी जिलों में अब पोस्टेड हो गई हैं। तो सारी लड़कियां, जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता, उन्होंने विश्वास दिखा के ही भेजा है ना कि हाँ हमारी लड़कियां कर लेंगी, और वो कर भी रही हैं। अगर नहीं कर पाती तो ना ही पेरेंट्स उनको भेजते और ना ही वो किसी फील्ड में आगे बढ़ पाती। तो मेरा यही मानना है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कैसे सिचुएशन को डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर कह सकते हैं ना, एक परिवार या एक समाज का निर्माण में अगर कहते तो हिस्सेदारी हमेशा से नारी या कह सकते लड़की, सब ये माता, सभी की बराबर से हिस्सेदारी रहती है। तो अगर एक पुरुष वो चीज़ कर सकता है तो एक महिला को आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पुरुष हर चीज़ में अवेलेबल ही रहे। बिल्कुल। तो एक महिला को भी हर चीज़ आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और हर क्षेत्र में आगे भी जाना चाहिए। मैं एक चीज़ और आपको कहूँगा कि अगर महिलाएं ना हो ना तो पुरुषों के आधे काम जो ज्यों के तुम बिखरे पड़े रहे। हाँ। एक महिला ही है जो घर को वास्तव में घर बनाती है। तो महिलाओं का और लड़कियों का हर क्षेत्र में आगे आना ज़रूरी है। शिल्पी जी, फिर से मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी की बात आपने कही थी शुरुआत में कि हमने सेल्फ स्टडी करी है। जो लड़कियाँ गांव में हैं वो क्या पढ़ें, क्या NCERT जैसे जो 11th-12th में है NCERT पे फोकस करें, या कोई जैसे बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ पब्लिकेशंस आप सुझाना चाहें, और कैसे पढ़ाई करें वो घर पे? मान लो कोई लड़की है जो आपका वीडियो देख रही है, बहुत इंस्पायर्ड है आपसे,
जिसके चारों तरफ ऐसा नकारात्मक माहौल बना है कि नहीं, गांव से तो कुछ होता ही नहीं है, गांव से कोई पढ़ ही नहीं सकता, जो निकल सकते हैं वो सब इलाहाबाद दिल्ली जाके ही निकल सकते हैं, नौकरियां निकाल सकते हैं। तो गांव की लड़की है, नकारात्मक माहौल से घिरी है, उसके लिए आपका क्या खास जो है, क्या गोली, क्या दवा देंगी ताकि वो सफल हो जाए? तो सबसे पहले तो उसके लिए सबसे पॉजिटिव अगर इसमें जो चीज़ देख रही है वो तो यही है कि आपके आसपास के लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कुछ करके दिखाती हैं तो ये उनके मुंह पे अच्छा वाला तमाशा होता है, कहते हैं ना। क्या बात है। तो सबसे पहले मारना है। हाँ, सबसे पहले तो उसको इसी चीज़ को अपने फोकस रखना है कि हाँ, लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे करना है। फिर आती है बात बुक्स की, स्टडी की। तो मैंने ये बताया, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर जा पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल इतना आपको मिल जाएगा कि आपके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा इनफ रहेगा। आपको हर तरीके की क्लासेस, मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की, मतलब कोई भी क्लासेस आपको देखनी है, आप चाहे वो यूट्यूब खोलिए, उसमें अगर आपको एसआई के लिए, पुलिस विभाग में किसी भी, आप अगर कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसआई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसमें डालिए, आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। आप उसमें से कुछ फ्री कोर्सेज भी डले हुए हैं, और अगर आप मतलब परचेज कर सकते हैं तो वो लोग मतलब कुछ अमाउंट लेके और आपको मतलब आप परचेज कर सकते हैं। फिर वो आपको गाइडेंस देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना करते जाइए। बुक्स भी आजकल ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती हैं, आप ऑनलाइन बुक्स मंगा सकते हैं। अगर वो भी सुविधा नहीं है तो अगर आप पढ़ने का कहते हैं ना, अगर पढ़ने का ठाना है तो वो आप कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर ही लेंगे। तो आपके आसपास अगर कोई है, कोई सिटी से कनेक्ट है, तो आप उसके थ्रू बुक्स मंगा सकते हैं कि हाँ भैया या आपके कोई पहचान के, उनसे आप मंगा सकते हैं बुक्स। और जो जो आपको गाइडेंस बताई जा रही है उसको आप फॉलो करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिटी में जाके ही इसको कर सकते हैं। जैसे मेरा है, मैंने भी सेल्फ ही किया है और बाकी थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी हेल्प ली है, मैंने प्रॉपर किसी कोचिंग में नहीं किया। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग सेंटर के दौरान या ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग होती है उसके दौरान बहुत सारे हादसे होते हैं या आपको पहले से बहुत ज़रूरत होती है, तो शिल्पी जी उसके बारे में और बताइएगा, क्या क्या पहले से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? हाँ, मतलब क्या होता है ना कि ट्रेनिंग में आपका जो एक पुलिस विभाग होता है वो आपको फिट, मेडिकली जिसको फिट, तो जब आप जाते हैं तब भी आपका मेडिकल होगा, आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे भी आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको बहुत सारे इवेंट्स करने रहते हैं, रनिंग करनी रहती है, गड्ढा करना रहता है, तो उसमें आपको लगने के चांसेस रहते हैं कि आप गिर सकते हैं। तो आपको अपनी फ़िज़िकल उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपको चोट ना लगे। अगर मैं अभी देखूँ तो हम लोग जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में थे तो उसमें 3 से 4 लड़कियां इसी बेसिस पे बाहर हुई हैं। एक लड़की थी, उसके हाथ की बोन जो है वो गड्ढा करते टाइम ब्रेक हो गई, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया, हम लोग उसको एग्ज़ाम ही नहीं दिए। तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करते टाइम पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपको कोई इंजरी ना हो, क्योंकि टीचर बोलेंगे, क्योंकि आपको अपना सामर्थ्य पता है आप अपना कितना कर सकती हैं। बाहर वाला आपका जो मेंटर होगा, गुरु होगा, वो आपको बोलेगा कि हाँ ये करो, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करिए। आप उनको बता सकते हैं कि सर मैं इतना कर सकती हूँ, और तो फिर उसी अकॉर्डिंग वो आपको काम भी उतना ही दे के आपका स्टेमिना बिल्ड कराएंगे कि हाँ ये इतना काम कर पाएगी, धीरे धीरे करके वो आपका बिल्ड करा देंगे। लेकिन आप चाहो कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, फिर भी आप उससे काम करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मुझे उस शिल्पी के बारे में बताइएगा जो राउंड पे चक्कर लगा रही हैं, उनके भाई उन्हें पहली बार दौड़ करा रहे हैं और वो कितने मीटर चल पाती हैं उस जब मेरा डे 1 था तो रनिंग के लिए जब आया कि हाँ रनिंग होनी है, तो फर्स्ट डे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 100 मीटर नहीं कर पाई थी। मैं 100 मीटर चलने के बाद थक गई थी। मैंने कहा मुझसे नहीं होगी रनिंग, ये मेरे बस का नहीं, क्योंकि मैं फ़िज़िकल में कभी अच्छी नहीं रही, मतलब कभी फ़िज़िकल का टाइम ही नहीं मिला। मैं थोड़ा सा पढ़ने वाली वैसी रही हूँ, फ़िज़िकल और आउटडोर वगैरह मेरा उतना अच्छा नहीं रहा। तो उसके बाद फिर साथ में मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो वो मेरे साथ जाते थे रनिंग कराने कि हाँ नहीं तुम कर लोगी। मैंने 100 से फिर 200 किया, 300 किया, अरे हो जाएगा। जैसे मैं रुक जाऊँ तो पीठ पे नहीं चलो थोड़ा सा रह गया, थोड़ा कर लो, थोड़ा हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत हेल्पफुल रहा वो। क्योंकि अगर आपको कह सकते हैं ना, एक जो परिवार होता है अगर वो आपके सपोर्ट में है तो मुझे लगता है आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये वही शिल्पी जी हैं जो पहले 100 मीटर में हाफ जाती हैं और आज घोड़े पे घुड़सवारी करती हैं, और जो इनकी और सहपाठिनी होती हैं ट्रेनिंग सेंटर के दरमियान, साथ में जो ट्रेनिंग ले रही होती हैं, उनके घोड़े थोड़ा सुस्त चलते हैं। इन्हें ये हिदायत दी जाती है कि अपना घोड़ा पीछे चलाइए, लेकिन ये क्योंकि इन्हें शौक है घोड़े दौड़ाने का तो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आगे ले जाती हैं। तब शिल्पी जी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद
बहुत मजबूत, बहुत बेहतर हो गई हैं। अच्छा, और मेंटली क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे जो हमारी जनता है उससे कैसे व्यवहार रखना है हमें, वो क्या हाँ, क्या बताया तो जाता वहाँ है? पे आपको आउटडोर के साथ साथ इंडोर क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ पे इंडोर में भी पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे हमारे टाइम पे तो अभी आईपीसी, सीआरपीसी ये था, लेकिन अब जैसे जुलाई से अब बीएनएस उसी का आईपीसी का चेंज हो गया है, तो आईपीसी सीआरपीसी की जगह बीएनएस वीएनएसएस आ गया है, तो उसमें चेंजेस आए हैं, उसकी धाराएं जो है ऊपर नीचे हुई हैं, चेंजेस आए हैं उसमें। तो अब जो भी नया बैच जाएगा तो उनको बीएनएस और बीएनएस वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो हमारा जो है वो हम लोग के इंडोर में 12 सब्जेक्ट्स थे। उसमें हम लोगों को संविधान पढ़ाया जाता था, आईपीसी पढ़ाई जाती थी, सीआरपीसी पढ़ाई जाती थी, मानव व्यवहार पढ़ाया जाता था कि कैसे आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, कैसा उनके प्रति व्यवहार रखना है। अपराध शास्त्र एक हमारा सब्जेक्ट था, उसके बारे में कि अपराध करने की प्रवृत्ति कैसे, ताकि आपको ना समझने में आसानी हो, जो आपके आसपास जो क्राइम्स हो रहे हैं थोड़ा उसमें आपको मदद मिले। फिर उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस आपको पढ़ाई जाती थी कि अगर आपको ब्लड सैंपल्स वगैरह जो मिले हैं, तो अगर आप किसी घटना स्थल पे पहुंच रहे हैं तो किस बेसिस पे आप पता करेंगे कि जैसे होता है ना कि सुसाइड है, या तो कुछ बेसिस पे आप खुद जज करके और फिर चीज़ें अपनी राय दे पाएँ वो। उसके अलावा कंप्यूटर, और हाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी इसी बार से, वैसे पहले टाइपिंग का एग्ज़ाम नहीं होता था बट अब टाइपिंग का एग्ज़ाम होने लगा है। हम लोगों के इस बार ये था कि फर्स्ट टाइम पे टाइपिंग करवाई गई थी, तो हिंदी में टाइपिंग हम लोगों की करवाई गई थी, जिसमें आपको 25 वर्ड्स पर मिनट आना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा होगा एसआई के लिए, तो वो पहले से टाइपिंग सीख के रखे, ताकि वहाँ उसको इतनी दिक्कत ना हो। तो फिजिकल के लिए क्या क्या लड़कियां करें पहले से? जैसे अभी केवल अगर किसी को ऐसा ही बनना है तो केवल दौड़ लगाती हैं वो, और क्या क्या आप इंक्लूड कराना चाहेंगी? दौड़ के साथ साथ जैसे मोस्टली 2.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की तैयारियां करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ 100 मीटर की आप तैयारी रखें। 100 मीटर आप 16 सेकंड्स के अंदर तो एटलीस्ट करने ही लगें कोशिश करके, तो आपको वो वर्डन वहाँ पे कम हो जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि बॉल थ्रो के लिए 20 to 25 मीटर का मानक रखा जाता है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए ज़्यादा है, शायद 80 या कुछ 80 मीटर के समथिंग कुछ है, तो ये आप पहले से कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे मतलब बीम लगवाई जाती है, तो बीम अगर आप सीख सकते हैं या कर सकते हैं घर में, तो अगर आप यहाँ से करके जाएंगे तो थोड़ा सा उससे भी वर्डन कम हो जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे रस्सा होता है, तो रस्सा तो ऐसे प्रोवाइड नहीं हो पाएगा आसपास, लेकिन अगर किसी के आसपास घर के पुलिस लाइन या कुछ है तो वहाँ पे ये सारा आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इनके लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर अपने आप को रख सकते हैं, तो उससे हेल्प मिलेगी आपको। कौन कौन से एग्ज़ाम आपने दिए हैं, क्या एसआई की तैयारी करी है, या फिर जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि लोअर पीसीएस वगैरह कर रही हैं, तो क्या थी प्रोसेस वो बताइए। पहले तो मुझे एग्ज़ाम के बारे में जानना है, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम आपने दिए हैं, क्योंकि आपने जो है विफलता आपके हाथ हाँ। लगती रही, लेकिन वो किन्हीं और वजहों से लगती रही, लेकिन आपके जो कदम है लगातार आगे बढ़ते रहे और हर एक एग्ज़ाम आप एक एक स्टेज क्रॉस करती रही हैं। तो मुझे उन एग्ज़ामों के बारे में बताइएगा जिनमें आपने मेंस निकाले हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जिक्र करिएगा। मेरी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग हुई थी 17 से। अच्छा। मेरा फर्स्ट जो एग्ज़ाम था वो CGL 17 का मैंने दिया था, प्री दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मेंस के टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, तो मैंने सीजीएल को एक और बताइए, आपके भाई थे, हाँ दो भाई, आप एक साल बाद जाते हैं, उसका जिक्र जरूर चाहूँगा, क्योंकि लड़कों को जो समाज होता है, जब लड़की पैदा होती है तो ना खुशियाँ मनाते हैं। हमारे बुंदेलखंड में ये रिवाज है कि गोले खा ले जाते हैं, जब लड़के होते हैं तो बारूद लाया जाता है, पटाखे लाए जाते हैं, बहुत जलाए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। लेकिन जब एक लड़की पैदा होती है तो मायूस हो जाते हैं सासू माँ लड़की को, जबकि लड़की कोई गलती नहीं होती है, उसके बावजूद ताना मारती है। तो मैं चाहूँगा ये बात जिक्र करें इस बात का। आपकी ये नहीं कह रहा हूँ कि भाइयों से लड़ाई करा रहा हूँ मैं, लेकिन वो जिक्र करना ज़रूरी है आपका। हाँ, तो जब फर्स्ट टाइम मैं अपियर हुई थी तो मेरे भाई भी थे, हम तीनों भाई ने कितने एग्जाम साल दिया से था। इलाहाबाद में थे? उनको 1 ईयर हुआ था। एक साल हो गया था, उसके बाद आप पहुंचती हैं। हाँ, आप तो धमाका कर देती हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरा हुआ था प्री। भाई लोगों का मतलब अनफॉर्चुनेटली एक मार्क्स से रुक गया था दोनों का, तो उनका नहीं हो पाया था। फिर मेंस के टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, उसकी वजह से मैं मेंस में अच्छे से अपियर नहीं हो पाई थी। देन फिर 2017 में अगर आपको याद हो तो CGL में काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें प्रोसेस को लेके कुछ मतलब करप्शन को लेके कुछ हुआ था, तो उसमें 1 से 1.5 साल काफ़ी लंबी प्रोसेस चली थी, तो कोई वैकेंसी नहीं आई थी। तो मैंने जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तो बीच में कहते ना कि कुछ तो करना है जब आप पढ़ रहे हैं,
तो मैंने उसको क्विट करके फिर मैंने मतलब मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की। बैंकिंग के 2 एग्ज़ाम्स दिए थे, LIC का दिया था, LIC का AAO का दिया था, तो मैं प्री हुआ था, मेंस हुआ था, मैं इंटरव्यू से बाहर हुई थी। देन फिर DDA का दिया था, उसमें भी प्री हुआ, टाइपिंग वगैरह हुई, इसमें फ़ाइनल में भी हुआ, बट फिर से कैंसिल हुआ वो एग्ज़ाम, फिर दोबारा किया, फिर उसमें फिर मुझे बाहर कर दिया गया, टाइपिंग से बाहर किया गया था। खैर मेरी टाइपिंग अच्छी थी, बट कहते हैं दिया, लक साथ नहीं दिया, तो वहाँ से फिर मैं फिर उसके बाद 2019 में मैंने लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया था, तो प्री दिया था, प्री में मेरा हो गया था। मेंस हम लोगों का 2021 में हुआ था, तो ये हुआ कि मेंस होने वाला, हम लोगों को 1 महीने का कुछ टाइम पीरियड मिला था, तो उसी टाइम पे मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट की कि चलो ठीक है मेंस देना है। तो मेंस के लिए मैंने स्पेशली लोअर PCS के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी, बट मेंस में मैं उससे भी बाहर हो गई थी। काफ़ी मैं उस टाइम पे डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि लगातार 2-3 एग्ज़ाम से मैं उसी टाइम पे बाहर हुई थी। फिर उसी टाइम पे SI का एग्ज़ाम आया, SI का दिया, उसमें लकीली हो गया। उसमें भी आपके भाई, आपका मन नहीं था, लेकिन आपके भाई जो है वो बोले कि दे के आओ, वैसे भी परेशान हो रही हो, चलो एग्ज़ाम दे के आओगी, थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करोगी। तो उस चक्कर में मैं एग्ज़ाम देने चली गई, फिर लकीली हो गया। जो पढ़ाई थी लोअर PCS और इन सब की, लक आपका बाद में आया, पहले आपकी मेहनत आई, उसके बाद आपका लक आया। हाँ कह सकते हैं, बिना मेहनत के तो लक भी साथ नहीं देता। तो आपने, अच्छा जैसे आपने डिप्रेशन की बात करी, डिमोटिवेशन की बात करी, हाँ। तो ये फेजेस होती हैं जो और लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, इस फेज से कैसे वो डील करें, आपने कैसे डील किया? मेरे में अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो वो मेरी फैमिली थी। नो डाउट मेरी फैमिली बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, आप अगर मेरी सराउंडिंग्स देखें, मेरी फैमिली में देखें, तो मैं यही कहूँगी, मैं पहली लड़की हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ी हूँ। मेरी फैमिली में मैं ही हूँ जिसको बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए, तो मेरी फैमिली बहुत हेल्पफुल रही है। और कहीं ना कहीं वो देखते रहें कि नहीं मेहनत कर रही है, जो भी है फाइनल से बाहर हो जा रही है। तो डिप्रेशन के टाइम पे मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई मेरे साथ ही रहते थे, हम लोग सब साथ रहते थे, तो एक तो मुझे कभी अकेला नहीं रहने देते थे वो, ऑल टाइम मेरे आसपास घूमना। जैसे जो छोटा भाई था, दीदी ऐसे ही, दीदी वैसे, जो बड़े भाई थे वो भी कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी रहती थी कि मैं शांत नहीं रह सकती थी। मतलब सोचने का वो टाइम ही नहीं देते थे, मौका ही नहीं देते थे मैं सोचूं। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। अरे मम्मी भी बहुत कहती थी, अरे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो कहना कहने, तो हम लोग तो नहीं कह रहे ना, तुम आराम से करो, क्यों परेशान हो रही हो, ऐसा तो नहीं उम्र निकल गई है कि अब तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। तो ऐसे छोटी छोटी सी जो लाइन्स रहती थी ना, वो बहुत कह सकते ना आप आपको काम करती थी, आपको एनर्जाइज फील कराती थी कि नहीं ठीक है, चलो जो बाहर वाले जो कह रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली हमारे सपोर्ट में, और वो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा है मेरे दोनों लिए। भाइयों का जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने पहले आपका झगड़ा लगाया है, अच्छा दोनों भाइयों का जिक्र हो जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है, लगातार आपके साथ रहे हैं। हाँ, मेरा बड़ा भाई है शैलेंद्र नाम है, और छोटा भाई है हर्षित नाम है उसका, अभी वो इलाहाबाद में है, वो प्रिपेयर कर रहा है JEE के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। तो वो उसका दोनों का, जैसे सबसे ज़्यादा मैं थोड़ा सा, मेरा झुकाव भी छोटे भाई की तरफ ज़्यादा है, बड़े भाई का झुकाव मेरी तरफ और मेरा छोटे भाई की तरफ है। तो उसका ये हमेशा, अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई, मैं बीमार हो रही हूँ, कुछ हो रही हूँ, तो उसका हमेशा से रोल रहता था। दीदी मतलब जैसे मुझे हेडेक हो रहा है या कुछ भी हो, तो हमेशा मेरे पास, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती हूँ जब तक मेरे पास ही रहेगा। तो हमेशा खाना वाना बनाने का, इलाहाबाद में अकेले हम सब साथ में रहते थे, तो खाने का भी वही कि हाँ तुम बनाओगे ये, तुम बनाओगे ये, ऐसे काम हाँ, काम आपके हाथ में रोटियां होगी या उनके हाथ में रोटियां थी? हमारे हाथ में रोटियां थी, सब्जियां उनके हाथ में। हाँ। तो ऐसे करके टाइम भी कम लगता था वहाँ पे पढ़ने टाइम पे, डिप्रेशन का भी कोई कम ही ऑप्शन आ पाता था। वो तो जब लगातार 3 से 4 एग्जाम्स में बाहर हुई, तब थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी, अदरवाइज़ तो इन लोगों के साथ रहते रहते काफ़ी चीज़ें ईज़ हो जाती थी काफ़ी। अच्छा, एक एज के बाद आपको क्या लगता है, क्या क्या प्रेशर होते हैं? एक लड़की, खास तौर पर एक लड़की, लड़कों की बात अभी छोड़ देते हैं, लड़की की क्या क्या एक एज के बाद फैमिली प्रेशर हो जाते हैं, क्या क्या? सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जब आपकी एज होती है एज अ गर्ल, तो सबसे बड़ी वही शादी करने वाला जो रहता है, बढ़ रही है, फिर शादी नहीं होगी, बढ़ रही है, शादी नहीं अच्छे संबंध नहीं होंगे, अच्छे घर का लड़का नहीं मिलेगा, ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो कहेंगे कि अरे कोई कमी होगी तभी अभी तक कोई लड़का नहीं मिला है, या नहीं तो इतने बड़े हो गई अभी तक शादी क्यों नहीं करी गई है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आती हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों में देखा जाए, इसमें इस जो देखा जाए सिनेरियो में, तो सबसे ज़्यादा इसमें फैमिली का ही रोल होता है। अगर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मेरे इसमें ये इस तरीके की कभी बात नहीं आई कि नहीं शादी करनी है तो तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो।
कहीं कोई जिक्र नहीं रहा, शादी का तो कोई जिक्र ही नहीं था मेरे मान उसमें। लीजिए और लड़कियां हैं हाँ। जिन्हें शादी का प्रेशर आ रहा है कि बेटा उम्र निकल रही है तो भाई शादी मुझे नहीं है तो ऐसा क्या लगता है करेंगे? कि उन्हें अपने पेरेंट्स को एक बार कन्विंस करना चाहिए चीज़ों को लेके। आपको बोलना चाहिए कि आप एक बार मुझे मौका दे के दीजिए, अगर मैं नहीं आपके मतलब आपकी चीज़ों पे, अपनी चीज़ों पे खरी उतर पा रही हूँ तो फिर आपके हाथ में डिसीजन है, आप जो चाहें, लेकिन कम से कम आप एक बार मुझे मौका तो दे सकते हैं ना। अगर मैं उनको नहीं खरी उतर पा रही हूँ तब आप वैसे भी होने ही वाली है तो एक बार आप चांस तो दे ही चांस सकते हैं। देख के देख ले, बिल्कुल हो सकता है दरोगा बन जाए तो कोई आईएएस पीसीएस जो हाँ। वास्तव में अपनी टक्कर का होना चाहिए, उसके साथ शादी हो और उसके साथ पूरा जीवन खुशी खुशी बीते। अच्छा, आपने बुंदेलखंड की खास तौर पर, बार बार मैं वही टॉपिक दोहरा रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो और भी डिस्कशन हो, तो जो बुंदेलखंड की लड़कियां खास तौर पर उन्हें क्या सलाह पर्सनली आप देना चाहेंगे? बुंदेलखंड में मेनली जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मैं देखती हूँ तो यही ये वाला माहौल बहुत ज़्यादा है कि पढ़ाना थोड़ा सा कम है, जल्दी शादी कर देनी है। और तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को भी खुद समझना चाहिए कि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, आसपास का माहौल, आसपास की चीज़ें बदल रही हैं, तो कहते हैं ना कि एक समाज में बदलाव एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। बिना बदलाव के आप एक समाज को एक कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी रहता है, फिर वो चाहे आपके आसपास की भौगोलिक चीज़ों में हो या फिर आपके खुद में कहते हैं व्यक्तित्व में आपके हो, या फिर आप अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग हमारी आदि मानव से हुई थी, धीरे धीरे हमारे विकास हुआ, हमारी चीज़ें बदली, बदलाव हुआ, तो हम अब एक कह सकते हैं ना एक सभ्य समाज में एक अपनी पहचान बना पाए। तो बदलाव सब में ज़रूरी है। आप जो पहले का जो चीज़ें हैं कि नहीं लड़कियों को अंदर रखना, ये एक मिथ के तौर पे मैं ऐसे मानती हूँ। आपको मौका देना चाहिए, आप लड़के को मौका दे रहे हैं, आप लड़की को भी मौका दीजिए, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो आपके आशाओं पे, आपकी उम्मीदों पे ज़रूर खरा उतरेंगी। तो ये सितारे जो हैं ये यूं ही चमकते रहेंगे, लड़के जो हैं 2 कदम पीछे हो जाएंगे, लड़कियां 4 कदम आगे जा रही हैं और आगे जाएंगी, क्योंकि शिल्पी जी हैं जो हमारे समाज की लड़कियों का नेतृत्व कर रही हैं। और लड़कियां जो रील्स बनाती हैं बनाएं, लेकिन एक बार यहाँ भी देख लें और आपके ऊपर भी वर्दी बहुत शूट करेगी। जैसे हमारी शिल्पी जी मुस्कुरा रही हैं, ट्रेनिंग देख के आई हैं, पिछली बार मिले थे इनके चेहरे पर और ज़्यादा चमक थी, अभी भी चमक है, लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग करके लौटी हैं। और इन्होंने मुझे बताया किस तरीके से 1.5-2 घंटे की ड्रिल होती है और धूप में इन्हें अपना दुख नहीं था कि मैं धूप में, जो पीओपी इनकी थी, जिस परेड हो रही थी, जो जब बाद में वर्दी मिलती है इन्हें, तो इन्हें ये दुख नहीं था कि मैं लगातार 1 साल तक धूप में खड़ी रही हूँ। इन्हें ये दुख था कि पेरेंट्स जो हैं वो धूप में खड़े रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको अपनी बेटियों को मौका देना चाहिए। और जब आपके घर बिटिया रानी पैदा होती है तो एक लड़के के लिए जितने गोले आप घालते हैं उससे ज़्यादा घालिए। रनिंग जब हो रही थी तो मुझसे तो रनिंग हो नहीं रही थी, तो मैं आपको बताऊं मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या स्पर करती थी कि जब सुबह 4 बजे जब मैं स्टार्टिंग में उठी तो मुझसे उठा नहीं आता था, उसी टाइम मम्मी उठती थी। अच्छा। तो मुझे ये लगता था यार मम्मी रोज़ उठ रही हैं, ओह। बस केवल वही सारे अपने घर के काम करने के लिए और हम लोगों को कि हाँ हम लोगों को टाइम से खाना मिल जाए, हम लोगों की सारी चीज़ें हो जाए। वो चीज़ मेरे माइंड में बहुत क्लिक करती। जब मैं रनिंग करती थी मैं इसी चीज़ को दिमाग में रख के रनिंग करने लगी, तब मेरी रनिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। तो मुझे हमारी माँओं का जो है ना हमें सफल बनाने में बहुत बड़ा रोल रहता। और अगर मैं अपनी लाइफ में अगर चीज़ों का बोलूं तो मेरी माँ ने बहुत, क्योंकि पापा को तो टाइम उतना नहीं रहता था, मेरी माँ ने ही कह सकते हैं ना, जब मैं छोटी थी तो छोटे से लेके अगर उनकी एजुकेशन का देखा जाए तो क्लास 8 तक, जब तक वो मुझे पढ़ा सकती थी, उन्होंने हर एक चीज़ पे मेरी ध्यान दिया है कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। मैं एग्ज़ाम दे के आती थी तो आके क्वेश्चंस पेपर देखना, मैच करना, मुझसे पूछना कि तुम इसमें क्या करके आई हो। उसके बाद डांट भी पड़ती थी जो क्वेश्चंस नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी हर एक चीज़, मेरी हिंदी से लेके मेरी इंग्लिश से लेके हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत ध्यान दिया है, बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज़ को लेके। अच्छा, जब आपको वर्दी में देखा तो बहुत पापा जी खुश के क्या थी। रिएक्शन, माँ जी के क्या बहुत रिएक्शन खुश थी, मेरी मम्मी बहुत खुश थी और मुझे उनको खुश देख के बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, मुझे वो जिक्र और करिएगा जब 10 लड़कियां साथ में होती हैं जालौन की, हाँ। और महोबा में आप रिक्शा नहीं मिलता तो पहले तो पैदल जाती हैं। हाँ। वो ऑडियंस का रिएक्शन क्या था, फिर रिक्शे वाला जिक्र करिएगा हाँ। कि किस तरीके से पुलिस विभाग को लेके जो आम पब्लिक होती है, जो रिक्शा चालक होते हैं, उनका बिहेवियर होता है, उस बारे में बताइएगा। हाँ, जैसे अभी हम लोगों की पोस्टिंग जो है महोबा हुई थी, तो हम 10 लड़कियों को महोबा मिला है, जालौन से महोबा हम लोगों की पोस्टिंग हुई है। तो हम लोगों को एसपी ऑफिस कुछ काम था तो वहाँ पर जाना था। तो पुलिस लाइन का जो महोबा का जो थोड़ा सा एरिया है, आई थिंक वहाँ ऑटो वगैरह का कन्वेंस का थोड़ा इशू है आउटर की वजह से।
तो हम लोगों को टाइमली पहुंचना था, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वेट कर सकें ऑटो का। तो हम 10 जो थे वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे। उसके बाद अब ये रहा कि हाँ टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। तो हम 10 के 10 रोड पे चल रहे थे। तो उस टाइम पे एक फीलिंग आई थी, हम लोगों की जब ट्रेनिंग थी तो रूट मार्च कराया जाता था, तो हम लोगों को वही वाली फीलिंग आ रही थी। और आसपास के जो लोग थे बहुत घूर घूर के देख रहे थे कि क्या ये मतलब दरोगा है आप, क्योंकि स्टार दिख रहे थे तो दरोगा है, लेकिन ये सब पैदल क्यों चल रहे हैं, वो भी ऐसे इस तरीके से। लेकिन हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि चलो ठीक है, वहाँ रूट मार्च करते थे तो यहाँ पे भी रूट मार्च हो रहा है। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ का भी, महोबा का भी। बढ़िया। तो अब देखते हैं दरोगा की वर्दी में यूं ही मुस्कुराते रहेंगी, यूं ही ह्यूमरस रहेंगी शिल्पी जी, या फिर डंडा भी चलाएंगी। और हालांकि डंडा जहाँ ज़रूरत है वहाँ डंडा भी चलना चाहिए, जहाँ मुस्कान की ज़रूरत है वहाँ मुस्कान भी दिखनी चाहिए। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और चीज़ें मैं चाहूँगा अगर कुछ और रह गया हो, क्योंकि आपसे बात करके मुझे लगता है ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा, हाँ मेरा बस यही है कि कभी आप किसी भी सिचुएशन से पैनिक मत होना। एज अ गर्ल अपने आप को कभी डिमोटिवेट या बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश टाइप का कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे हूँ या मुझे उठने का मौका नहीं मिल रहा, आप अगर एक बार अच्छे से अपनी बात रखेंगी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझेंगे। और अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर रही हैं तो आप आसपास थोड़ा देखिए। मेरी अभी अगर मैं महोबा की बताऊँ तो जो मेरी कप्तान है वो भी एक अभी महिला ही हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, डॉक्टर वाली फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, आपको हर जगह महिला मिल ही जाएंगी। तो मैं मानती हूँ कि आपको पेरेंट्स को भी मौका देना चाहिए लड़कियों को कि वो आगे कुछ कर सके, अपने आप को साबित कर सके। जैसे आप लड़कों को एक मौका देते हैं तो एक बार मुझे लगता है कि लड़कियों को भी आप एक मौका दे ही सकते हैं।